बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और एक ताज़ा हवा का झोंका मिला है। एक बड़ी पुरुम्मीद फ़ैसला आया है जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है कराची की, उसकी तरफ से 5 जो ऑफिसर्स थे पुलिस के, उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई थी। और ये 5 पुलिस ऑफिसर्स वो हैं जिन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलकर नकीबुल्लाह महसूद और उसके साथियों को अरेस्ट किया था और फिर उसके बाद उनको गिरफ़्तार रखा। अगवा का भी उनके ख़िलाफ़ है और भत्ता का भी उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है। ये वो मेन 5 मुलज़म थे जो इस केस के अंदर जिनको नामज़द किया गया था। इन 5 लोगों ने पोस्ट अरेस्ट बेल फ़ाइल की थी। ये जेल में थे। इन्होंने ज़मानत बाद गिरफ़्तारी फ़ाइल की जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी। और उसके अंदर बड़ी अहम जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं और उसमें जो केस के मेरिट्स को डिस्कस किया गया है वो बड़े ही खुश आइंद हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑनरेबल कोर्ट को कि जिसने इन हालात में और कराची के अंदर और आसफ़ ज़रदारी के इलाके में और रौ अनवार के इलाके में इतना बड़ा फ़ैसला दिया है जो बड़ा ही काबिल तहसीन है। नकीबुल्लाह महसूद के केस से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये क्योंकि वो पुलिस अफसरान हैं जो रौ अनवार के कहने पर सारे काम करते थे। अब आसिफ जरदारी चलाता था रौ अनवार को। रौ अनवार ने आगे अपने फ्रंट मैन रखे हुए थे और वो ये पुलिस ऑफिसर्स थे जो अब जेल में हैं। अब इनको उम्मीद तो ये दिलाई गई थी कि आप लोग कुछ अर्सा जेल में गुजार लें, कुछ अर्सा जेल में गुजारने के बाद आपको हम ज़मानत पर रिहा करवा देंगे और आप रिलीज़ हो जाएंगे और बाद में केसेस चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ और एटीसी ने उनकी ज़मानतें खारिज कर दी। रौ अनवार भी अदालत में पेश हुआ है क्योंकि ट्रायल अभी इसमें चल रहा है। इस केस के अंदर उसकी ज़मानत हो चुकी है रौ अनवार की, लेकिन वो अभी भी इस केस के अंदर मुलज़िम है और वो अपना ट्रायल फेस कर रहा है। अब ये भी बड़ी अहम बात है कि हमारा निज़ाम इंसाफ रौ अनवार जो कि अहम मुलज़म था, जो मरकज़ी मुलज़म था, उसकी ज़मानत हो जाती है और उसकी ज़मानत भी सिंध हाई कोर्ट से हुई थी। लेकिन जो बाकी मुलज़मान हैं उनकी अदालत से ज़मानत नहीं होती और वो अभी तक जेल में है। इन 5 अफसरान के ख़िलाफ़ ये एलिगेशन था कि उन्होंने नकीबुल्लाह महसूद और उसके साथियों को अगवा किया। अगवा करने के बाद पहले भत्ता मांगते रहे, भत्ता जब ना मिला तो उसके बाद कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उनको जोड़ दिया तालिबान के साथ और एक एफ़आईआर दर्ज हो गई नकीबुल्लाह महसूद और उनके साथियों के ख़िलाफ़। और एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जब सोशल मीडिया ने इस इशू को उठाया और इसके ऊपर आवाज़ खड़ी की, आवाज़ उठाई, तो उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस साकिब निसार, जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं और उन अच्छे कामों में एक काम ये भी था कि उन्होंने नकीबुल्लाह महसूद केस पर भी सो मोटो लिया और रौ अनवार जो अपने आप को छुपा चुका था, जो भगोड़ा हो चुका था और जो छुप गया था कानून की नज़र से, मैं समझता हूँ कि वो साकिब निसार की कोशिशें हैं। और उन्होंने जिस तरह प्रेशर दिया आईजी पुलिस पर जो सिंध के थे और बाकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, और इस तरह फिर वो ख़ुद अदालत में पेश हुआ और अदालत में पेश होने के बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था और वो कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद उसकी ज़मानत हो गई थी। इस केस के अंदर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि नकीबुल्लाह महसूद का बाप जो फौत हो चुका है और कैंसर का मरीज़ था, वो बेचारा अपने बेटे के लिए इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते वो फौत हो गया। उसके बाद नकीबुल्लाह महसूद के भाई ने एटीसी में एक दरख्वास्त दी थी कि अब बतौर मुद्दई इस मुकदमा का मुझे ऐड किया जाए क्योंकि बाप फौत हो चुका है। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और नकीबुल्लाह महसूद का जो भाई है उसको बतौर मुद्दई उस केस के अंदर और कंप्लेनेंट के तौर पर उसको जो इस केस में बतौर कंप्लेनेंट दर्ज कर लिया और पुलिस का जो रिकॉर्ड है और जो एफ़आईआर है उसके अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए उसको बतौर मुद्दई उसके अंदर दर्ज कर दिया गया। अब इसके अंदर जो बड़ी अहम डेवलपमेंट थी एटीसी 3 जो कि कराची है, कराची की एटीसी नंबर 3 है, उसने ये फ़ैसला सुनाया है इन मुलज़मान के ख़िलाफ़। और ये जो मुलज़मान थे इनमें मोहम्मद अनार था, खैर मोहम्मद था, फैसल महमूद था, सैयद रईस अब्बास जैदी था और सैयद इमरान रज़ा काज़मी। ये वो 5 पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल अदालत में फ़ाइल की थी, जिनको ख़ारिज कर दिया गया। इसके अंदर जज साहब ने ये लिखा है अपने फ़ैसला में कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक मासूम आदमी को
उठाया है और उसके साथियों को उठाया है, और उसके बाद ना सिर्फ उसको कत्ल किया है बल्कि पहले उसको हब्स बेजा में रखा है। हब्स बेजा में रखने के बाद उसकी फैमिली को थ्रेट किया जाता रहा है, भत्ता मांगते रहे हैं, और जब भत्ता नहीं मिला उसके बाद कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने के बाद जैसा अब ये लिखते हैं कि सबसे बड़ा जुल्म ये था कि इन ज़ालिमों ने उस मासूम आदमी को बतौर तालिबान और दहशतगर्द के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की अपने आप को बचाने के लिए। और इसमें कहा गया कि ये जो पुलिस का किरदार है वो बहुत मनफी है। पुलिस किस तरह आम आदमी को उठाती है, आम आदमी के ख़िलाफ़ केसेस भी दर्ज हो जाते हैं। आम आदमी को छोटी छोटी बातों का, अगर किसी पुलिस वाले के किसी ने थोड़े से पैसे देने हैं, अगर उसने कोई मुंह मारी हुई है, कोई छोटी सी बात हुई है, उसकी बुनियाद पर पुलिस वाले उस आदमी को उठाते हैं। और आजकल ये जो मंशियात के केसेस हैं, आप किसी के ख़िलाफ़ भी एलिगेशन लगा दें कि इसके पास 400 ग्राम 600 ग्राम 800 ग्राम चरस या हीरोइन बरामद हुई है, अब वो बंदा तो अगले 6 माह या 6 साल के लिए अदालत जेल में चला जाएगा। तो ये हमारा निज़ाम, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, और पुलिस ऑफिसर्स तो बड़ी दूर की बात है, एक कांस्टेबल भी अगर किसी को जलील करना चाहे तो वो कर सकता है। ये हमारे निज़ाम ने जो उनको पावर्स दी हैं ये उसकी वजह से है। इसके अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट थी उन्होंने ये कहा कि ये केस है, अगर इसमें इन मुल्ज़मान को रिहा कर दिया जाता है ज़मानत के ऊपर और इनको रिलीफ दे दिया जाता है, तो ख़तरा ये है कि ये जो एविडेंस है केस की उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको शेक करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा जो गवाहान है इस केस के, उन गवाहों को भी ये मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ उनको जानी या माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि ये हीनियस ऑफेंसेस के मुजरिम हैं, 780 के और 302 के ये मुलज़िम हैं, इसलिए ये किसी भी रिलीफ़ के हकदार नहीं हैं। और साथ अदालत ने ये लिखा कि ये जिन ऑफेंसेस के तहत इनके ख़िलाफ़ केसेस चला है ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं, और जो प्रोहिबिटरी क्लास में केसेस फॉल करते हैं वो ज़मानत उनको नहीं मिलती। अब रो अनवार क्योंकि इसमें मरकज़ी मुलज़म है, और रो अनवार वो शख्स है जिसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पुलिस मुकाबलों के नाम पर लोगों को मारा, और ये सियासी लोगों की इमाम पर लोगों को कत्ल करता था। जो हम उज़ैर बलोच का जिक्र करते रहते हैं, उज़ैर बलोच तो एक एरिया के अंदर बदमाशी करता था, रो अनवार पूरे कराची के अंदर और अंदरून सिंध में भी उसका नेटवर्क था। और वो जो पुलिस अफसरान थे, मुख्तलिफ़ जगहों के SHOs, मुख्तलिफ़ जगहों के DSPs, ASI, सब इंस्पेक्टर्स, वो एक पूरा गैंग चला रहा था। और उस गैंग के ज़रिए वो जो उसको ऊपर से ऑर्डर होता था, जो उसके माफिया से आसिफ जरदारी है, फरियाल तालपुर है, और ये सारे लोग जब उसको ऑर्डर करते थे कि आपने फ़लाँ आदमी को उठाना है, फ़लाँ को आपने अगवा करना है, फ़लाँ, ये इन्होंने एक तोड़ बनाया हुआ था MQM का। और जहाँ MQM मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करती थी वो प्राइवेटली करती थी, और ये ऑफिशियली कार्रवाइयाँ करवाते थे, और ये वजह थी। और आज तक ये जो सिंध के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठे हैं या अपने आप को मजबूत करके बैठे हैं, तो ये जो 18वीं तरमीम का बड़ा एडवांटेज लेना चाहते हैं, ये वही 18वीं तरमीम है जिसकी वजह से ये आज तक वहाँ बचे हुए हैं और इनको कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि इन्होंने अपने लिए कानून साजी इतनी मजबूत करके गए हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होने लगता है तो कोई ना कोई कानूनी रुकावट आ जाती है और इन लोगों को रिलीफ मिल जाता है। अब आप ये देखें कि रो अनवार जिसके ख़िलाफ़ 400 से ज़ायद लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, और ये वो हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं या जो रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने लोगों को, कितने मासूम लोगों को इन्होंने मारा, और इन्होंने भत्ता के नाम पर और जो रैंसम अमाउंट होती है उसके नाम पर, अगवा के नाम पर, कत्ल के नाम पर, पता नहीं इन्होंने क्या कुछ किया है। अब वो आदमी इस वक्त भी फ्री है, आज़ाद है, और दुख की बात यह है कि जो उसके पेटी भाई हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने इस FIR के अंदर मरकज़ी मुलज़म इन 5 लोगों को रखा है, इन 5 ऑफिसर्स को रखा है। रो अनवार को क्योंकि रिलीफ दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन थी वो जब सबमिट करवाई गई थी तो उसमें उसको कहीं रिलीफ दिया गया था, तो उसको सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी। और अगर यही हाल रहा, और जिस तरह रो अनवार ने पहले लोगों को मारा है, और अब जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जो गवाहान हैं जो उसके ख़िलाफ़ बतौर गवाह पेश होते हैं, अगर रो अनवार इसी तरह आज़ाद रहा और उसकी जो हमारी प्रोसिक्यूशन है सिंध की, अब ये काम था प्रोसिक्यूशन सिंध का हमेशा, अब ये नैब या FIA है तो वो तो कोई फेडरल इदारा ही है,
जो उसको परसू करता है, क्योंकि नैब रफ़ी ये फेडरल इदारा है। अब जो पुलिस है ये सूबाई इदारा है, इसको सिंध डील करता है, और प्रोसिक्यूशन जो है जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो सिंध है। तो अब प्रोसिक्यूशन ने ये केस बनाना है। प्रोसिक्यूशन कौन है? प्रोसिक्यूशन है आसिफ जरदारी। अब आसिफ जरदारी अगर केस इनके खिलाफ मजबूत बनाएगा तो कौन फंसेगा? आसिफ जरदारी खुद फंसेगा, आसिफ जरदारी की बहन उसके अंदर जाएगी और बाकी लोग जाएंगे। अब बदकिस्मती यह है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी जब रवा अनवार की बेल लगी है तो जो मद्दे मुकाबिल मुद्दय्यत थी वो सरकारी वकील थे, और सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर्स थे, और उन्होंने ही आगे सुप्रीम कोर्ट में उस बेल को चैलेंज करना होता है। और यही वजह है कि इस केस को कमज़ोर किया गया है और रवा अनवार को फ़ायदा पहुंचाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जिन लोगों की ज़मानतें खारिज हुई हैं, और अल्लाह करे सिंध हाई कोर्ट से भी इनकी ज़मानतें खारिज हो जाएं, और ये लोग अगर सच उगलना शुरू कर दें तो रवा अनवार भी नहीं बचेगा, और रवा अनवार के जो गॉड फादर्स हैं वो भी नहीं बचेंगे, और इंशाअल्लाह ये सारे लोग एक मासूम के खून में इनको हिसाब देना पड़ेगा और इनको सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया।